करेंगे। और यही बात हम सबके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कही। और बाबा साहब की मूर्तियां आप लोग देखते हैं, बाबा साहब की मूर्ति में दो बातें खास होती हैं कि बाबा साहब के बाएं हाथ में संविधान होता है, किताब होती है बाबा साहब, और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा होता है कि नहीं। उसका सही मकसद था कि बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा जब तक रहे तब तक तुम्हें अपने संविधान की रक्षा करनी होगी। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए, और जिस दिन तुम उस शक्ति के मंदिर पे पार्लियामेंट पे कब्जा कर लोगे वोट के द्वारा, उसी दिन आप इस देश के राजा बन जाओ, और उसी दिन आपकी सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी इस देश में। उसी दिन जब आप राजा बन जाओगे तो कोई भी हिम्मत जुटा नहीं पाएगा, कितना बड़ा गुंडा मवाली हो कि आपके बहू बेटे की तरफ आंख उठा करके देख ले, उसकी हिम्मत नहीं होगी साहब। और इस बात को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, पूरे जीवन भर हम सबको जगाने का प्रयास किया। और बाबा साहब जानते थे कि मेरा समाज जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो 6,743 जाति में तोड़ दिया गया, और 6,743 जाति में तोड़ा हुआ समाज इस देश में हजारों साल तक गुलाम रहा, इस देश में हजारों साल तक गुलाम रहा। और एक गुलाम समाज इस देश की सत्ता पे कैसे पहुंचेगा? देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद ये गुलामी का दौर कभी खत्म नहीं होने वाला। और इसके प्रयास के बाबा साहब ने हम सबके लिए संघर्ष किया, और बाबा साहब ने अपने जीवित रहते हुए तमाम तरह के प्रयास किए। बाबा साहब जानते थे कि बिना राजनीतिक सत्ता के इनका उद्धार नहीं होने वाला, और इसके लिए बाबा साहब ने सबसे पहले एक डीसीएफ बनाया, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया, उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, उसके बाद एक इंडियन लेबर पार्टी बनाई, उसके बाद अपने जीते जी आरपीआई पार्टी की घोषणा भी की। कई चारों पार्टी बनाने के बाद बाबा साहब ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए मैं एक पार्टी बनाऊं, और वो पार्टी इस देश में राज करे और इनको मान सम्मान दिलाने का काम करे। लेकिन बाबा साहब उस पार्टी को बनाने से पहले खत्म हो गए। बाबा साहब का सपना नहीं पूरा हो पाया, लेकिन मानव श्री कांशीराम साहब ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और कहा कि मैं बाबा साहब के मुख्य विचारधारा को आगे लेकर के जाऊंगा और बाबा साहब के सपनों को पूरा करके रहूंगा। और फिर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई गई। बाबा साहब की जयंती के दिन बीएसपी बनाई गई, और उस दिन से बीएसपी पूरे देश में काम करते हैं। उसी दिन से बीएसपी दलितों के लिए काम करते हैं, उसी दिन से बीएसपी आदिवासियों के लिए काम करते हैं, उसी दिन से बीएसपी सर्व समाज के गरीबों के लिए काम करती है, पिछड़ों के लिए काम करते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए काम करते हैं। और आज पूरे देश के अंदर आज सब लोग चाहते हैं कि 2024 में आदरणीय बहन जिस देश की गद्दी पर बैठे चाहते हैं। और मेरी समझ से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में, जहन में, दिमाग में इस बात ना आती हो, सपने में बात ना आती हो कि काश मेरी बहन जिस देश की गद्दी पर बैठे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में बात नहीं हो। और पूरे देश के अंदर हाल खराब, पूरे देश के अंदर हाल खराब है। कई सारे मुख्यमंत्रियों ने बनाई, कई सारे मुख्यमंत्री ने बोला। अभी तेलंगाना का मुख्यमंत्री बोलता है कि संविधान बदलना चाहिए, नया संविधान आना चाहिए। तेलंगाना का मुख्यमंत्री बोलता है संविधान बदलना चाहिए। बीजेपी के कई सारे मंत्री बोलते हैं हम जल्द संविधान बदल देंगे। अरे हम चैलेंज करते हैं तुमको, हम तुमको चैलेंज करते हैं, तुम संविधान बदल के देखो,
हम तो कोई लायक नहीं छोड़ेंगे तो हमारे संविधान की तरफ आगे ताकत देती है। और इसलिए आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ में अम्बेडकर वादियों ने नीला गमछा बांध लिया है और नीला कपन बांध के निकल पड़े हैं 2024 में इस सत्ता के महासंग्राम में अपनी बड़ी ताकत बना करके इस देश में दिखाने का काम करें। और मैं कहना भी चाहता हूं, एक छोटी सी लाइन, कई सारे लोगों ने अपने अपने एक दोहे बोले हैं, तो मैं भी बोलना चाहता हूं। उठो साथियों, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, दम भरो और अलगार करो सत्ता के संग्राम का। ये सत्ता का महासंग्राम होने वाला है। ये 2023 और 2024 ये सत्ता का महासंग्राम, और इस सत्ता का महासंग्राम अगर हम सब लोग जीत गए तो हमारा संविधान जिंदा रहेगा और हमारा मान और सम्मान जिंदा रहेगा। और अगर हम ये 2023 का सत्ता का महासंग्राम हारा और 2024 का भी सत्ता का संग्राम हार गए तो तुम्हें कौन बचाएगा? कौन तुम्हारी बात को सुनेगा? कौन तुम्हें ख्याल रखेगा? कौन तुम्हारी बहू बेटे को बचाएगा? आए दिन गुंडे मवाली प्रदेश के अंदर आपको पता है, आए दिन गुंडे मवाली हमारी बहू बेटे को क्रमांक उठा के देखते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, स्कूल के अंदर बेइज्जत करते हैं, हॉस्टल में बेइज्जत करते हैं, गांव से निकल के स्कूल जाती है तो रास्ते में बेइज्जत करते हैं। कौन बचाएगा? दिन दहाड़े अहिमार में गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े डोर पे गोली मार दी जाती है, कौन बचाएगा? अगर पानी बच्चा पीता है मटके से निकाल के गोली मार दी जाती है। आपको पता भी हो, ये सिपरी घटना है। 2 बच्चे पानी पीने के लिए गए थे किसी के टेम्पल पंप पे ऊपर, टेम्पल पंप के मालिक ने 2 बच्चों को, 10 से 12 साल के 2 बच्चों को लाठियों से पीट के मार डाला। और उसी सिपरी के अंदर एक दलित समाज का बच्चा पानी लेने गया था, किसी के नल को छू लिया तो नल के मालिक ने ऊपर से गोली घर से मार दी। अरे कौन बचाएगा? पानी के लिए तुम्हें गोली मारी जाती है, मुंह चखने पे गोली मारी जाती है, अच्छे कपड़े पहनने पे गोली मारी जाती है, तो तुम्हें कौन बचाएगा? दमों के अंदर आपको पता है किस तरह से होली दिवाली के दूसरे दिन घमंडी अहिरवार के परिवार को गोली से मार दिया गया, छलनी कर दिया गया। मैं घर गया, छतरपुर में गया, अभी घटना आपकी पता है। छतरपुर में दलित दूल्हा घोड़ी बैठ गया तो उसे ईंट पत्थर से मारा गया। दलित घोड़े बैठेगा ईंट पत्थर मारोगे? अरे मेरे नीले झंडे वालों, जय भीम के मानने वालों, 2023 के सत्ता का महासंग्राम जीत लीजिए, फिर देखता हूं किसकी हिम्मत है कि हमारी बच्चों की तरफ, हमारे दूल्हों की तरफ ईंट पत्थर फेंकने की हिम्मत करता था। लेकिन इसके लिए आपको पावर चाहिए, पावर चाहिए आपको। और तमाम सत्ता के दलाल बैठे हुए लोग हैं वहां पर। चुनाव में आएगा तो तमाम लोग आएंगे, तमाम दोहरे आएंगे, तमाम अहिरवार आएंगे, तमाम जाटव आएंगे, तमाम बंसकार आएंगे, तमाम मसूर आएंगे और आपसे बोलेंगे बीएसपी को वोट मत दो। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बीएसपी को वोट मत देना। अरे बीएसपी तो जीत नहीं रही है, कांग्रेस को वोट कर दो। कहते कि नहीं कहते हैं? और बीजेपी वरना आ जाएगा, वरना क्या होगा? बीजेपी आएगा। और ऐसे दलालों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे दलालों से आपको सावधान रहने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस का पैसा खाते हैं, जो लोग बीजेपी का पैसा खाते हैं, वो लोग बीएसपी को रोकने के तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। और इस बार आप कसम खा लीजिएगा कि बाबा साहब का सपना मध्य प्रदेश की धरती पर बीएसपी पूरा करेगी और सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेकर। अरे भी मुख्यमंत्री जी बोल रहे, हरिजन शब्द बोला। अरे हम हरिजन की औलाद है तो तुम किसकी औलाद है? तुम भी तो बता दो किसकी औलाद है। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? अगर हम हरिजन की औलाद है तो तुम किसकी औलाद है? तुम भी अपने बारे में बोलो भाई, है कि नहीं है? हमें बोलते हो हरिजन। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आप संवैधानिक बातों को बात करिए,
संवैधानिक भाषा का प्रयोग करिए। आप हमारे समाज के लोगों का अपमान नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे समाज के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, उनका अपमान करते। अरे आप लाडली योजना लेकर के आए, बोलते हैं लाडली योजना 1000 रुपया देंगे। अरे आप 1000 रुपया देंगे, महिलाओं के खाते में आएगा 21 साल की उम्र तक। अरे 5 साल जब आपके दीपक में तेल खत्म हो रहा है, आपकी सत्ता जाने वाली है, तब आप सत्ता को बचाने के लिए 1-1000 रुपये बांटोगे। और चुनाव नजदीक आएगा तो क्या करेंगे? कहेंगे 10 किलो की जगह पे 20 किलो राशन फ्री, तेल राशन की दुकान पे फ्री, दाल फ्री, नमक फ्री, ये सब कुछ करेंगे। और किस लिए? आपके वोट लेने के, सिर्फ वोट लेने के लिए सब कुछ नाटक करेंगे। लाडली योजना भी लेके आएंगे और हो सकता है चुनाव तक लाडला योजना भी लेके आए, हो सकता है। उनको तो पैसे से वोट खरीदना है ना, उनको काम नहीं। मैं उनसे पूछूं, मैं पूछता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, तो आप बताइए यहाँ पे कितने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बच्चों को नौकरी आपने देने का काम किया? एक भी नौकरी नहीं। आपने तृतीय चतुर्थ श्रेणी की भर्ती खत्म कर दी, सरकारी भर्ती आपने खत्म कर दी। 50,000 स्कूलों को बंद करने का फरमान दिया कि लगभग 50,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल मध्य प्रदेश से बंद कर दिए। 25 लाख दलित, आदिवासियों, पिछड़ों के बच्चों को कुपोषण है इसी प्रदेश के अंदर। कुपोषण उनको है, उनके 2 वक्त की रोटी नहीं है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। और लेकिन गरीबों का खाना कौन खाता है? गरीबों की थाली की रोटी मुख्यमंत्री जी अमीरों को खिलाने का काम करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी उनको खिलाते हैं, गरीबों की रोटी छीन करके उनको खिलाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरा बहुजन समाज आज सही ठान लीजिएगा, नीला झंडा हाथ, कि आप सब लोग इस बात को रिश्ता कर लगाए, ये जंग आर पार की होगी, इस सत्ता का महासंग्राम आर पार का होगा। और लेकिन हमें विरोधी पार्टियों के हथकंडों से भी अपने आप को बचा के रखना है कि हमारी जो ताकत है, हमारा वोट है। बाबा साहब ने 3 उपदेश हम सबको दिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। 3 तरह के उपदेश दिए बाबा साहब। कहा मेरे बच्चों आपको शिक्षित बनना, क्योंकि शिक्षा वो शरणी का दूध है, वो जो पिएगा कहां रहेगा। बात बाबा साहब। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही, संघर्ष करो। मेरे बच्चों आपको जीवन भर अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष तब तक करते रहना है जब तक बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदम न चूमे, तब तक आपको पीछे नहीं है। और तीसरी बात बाबा साहब ने कही, मेरे बच्चों संगठित रहो, एक रहो। एक हो जाओगे तो इस देश के राजा बन जाओगे, इसी देश के राजा बन जाओगे। और यही बाबा साहब का, और कोई सपना बाबा साहब का नहीं। बाबा साहब का इसी सपने, बाबा साहब के 4 बच्चे शहीद हो गए, इसी सपने में बाबा साहब के पत्नी रमाबाई शहीद हो गए। साहब के कदम कभी नहीं रुके। और ऐसे हमें भी लोगों को रोकना नहीं है, कितनी भी बड़ी सामने चुनौती हो, और इस बार सत्ता के महासंग्राम को जीत करके नीला झंडा भोपाल में विधानसभा के अंदर लगा देना। और इतनी ताकत बनानी है, इतनी ताकत बनानी है। हो सकता है हम सत्ता के में पूर्ण बहुमत से ना आ जाए, लेकिन इतनी ताकत बनानी है कि बिना बीएसटी की चाबी के वहां की ताला भी न खोले पाए। जब बीएसटी चाबी लगाएगी तभी तक न खोलेगा। और इसलिए मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि वोट हमारी ताकत है। हमारे पास जो भी है वो हमारा वोट है। और ये आपका एक एक वोट माने बहन जी की ताकत बनता है, बहन जी की ताकत बनता है। और आज भी दलितों, आदिवासियों, वंचितों, गरीबों की आवाज, एकमात्र आवाज इस देश के अंदर है
तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के साथ। अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर एक दलित कलेक्टर था आंध्र प्रदेश का, जिसका नाम था जी कृष्णैया। और जी कृष्णैया बिहार में कलेक्टर की पोस्ट पे था, उसको गाड़ी से खींच करके मार दिया। दलित था इसलिए मार दिया। उसको गाड़ी से खींचा गया, उसको पीटा गया, लाठियों डंडों से पीटा, उसकी मौत नहीं हुई। फिर उसके सीने पे बैठ करके उसके चेहरे पर ईंट पत्थरों से कुचला, उसकी मौत नहीं हुई। उसकी हाथों की नब्ज को देखा, ये भी मरा नहीं है। उन्होंने क्या किया, रिवाल्वर से उसकी कान पे कनपट्टी पे गोली मारी। दलित आईएएस की मौत हो। जिसने मारा था उसको लोअर कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई। पैसे वाला आदमी था, नेता नगरी वाला आदमी था। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में उसकी मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई, उम्र कैद दे दी गई उसको। लेकिन क्या हुआ, बिहार में कांग्रेस की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार ने उसी अपराधी को छोड़ने का काम किया जिसने दलित कलेक्टर को मारने का काम किया। उसको बाइज्जत बरी कर दिया। किसी ने कोई बात नहीं रखी, किसी नेता ने कोई बात नहीं रखी। और क्या बोले, कांग्रेस और बीजेपी के लोग बोले, अरे वो तो बेचारा निर्दोष था, फंसा दिया। और कुछ लोग बोले, वो दलित कलेक्टर क्यों गया था उस रोड के ऊपर, जब जानता था कि वहां लोग खड़े हैं तो क्यों गया, उसे मार दिया। अरे कोई नहीं बोला। आपके दर्द को आदरणीय बहन जी ने बोलने का काम किया, शेख बहन जी ने साथ। जब बोला तो देश के अंदर भूचाल आ गया। पूरी मीडिया ने उसे कहा एकमात्र नेता कोई है तो हमारी आदरणीय बहन जी साथ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई आवाज उठाता नहीं है, कोई नहीं उठाता है। जब कलेक्टर जैसा हमारा बच्चा मार दिया गया तो हमारे छोटे मोटे बच्चे को कौन पूछता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मानव श्री कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था, कई नारे दिए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। कहा कि नहीं कहा। और दूसरा नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा। बताइए मुझे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके मतलब क्या? कभी आपने सोचा कि मानव श्री कांसीराम साहब ने इस नारे का आगाज क्यों किया? उनका कहना था कि जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, खास तौर से मेरी माताएं बहनें, कि जो लोग तुम्हारे बच्चों और बेटी बेटियों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों को मूंछ रखने पे गोली मार देते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे घरों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी पढ़ाई से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के मंत्री, विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बनकर के तुम्हारे हक की आवाज उठाने का काम करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए मानव श्री कांसीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार हमारे बहुजन समाज के लोगों ने कसम खा ली है, अब वोट हमारा, राज हमारा, मध्य प्रदेश में यही चलेगा, यही चलेगा। और इसमें हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ में लगे हैं। मेरा एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और तमाम तरह के लोग हमें रोकने का प्रयास भी करते हैं। तमाम तरह के लोग बीएसपी को खराब करने की बात भी करते हैं। तमाम तरह के लोग क्या बोलते हैं कि बीएसपी बीजेपी की मीटिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? बीएसपी बीजेपी की मीटिंग। अरे मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2004 से लेकर के 2014 तक बीएसपी के सारे सांसद बने तो केंद्र में सरकार कौन सी? कांग्रेस, उसको समर्थन देने का। और यही नहीं, 2008 में 6 विधायक हमारे बने भोपाल, वहां पे राजस्थान के अंदर, हमने उनको समर्थन दे दिया, बिना शर्त समर्थन दिया। 6 महीने के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने हमारी पीठ पे छुरा ठोक दिया, हमारे 6 विधायक तोड़ दिए।
2018 में फिर बताया, 2018 में हमारे 6 विधायक बने, कांग्रेस की बहुमत में नहीं आई, कांग्रेस बहुमत में नहीं आई, बीजेपी ताकत में आ गई। बीजेपी के कुछ मुद्दे विधायक कम पड़ गए। बहन जी ने कहा कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। सामंतवादी ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस की सरकार को समर्थन देते हैं, हम कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं। हमने वहां पे 2018 में कांग्रेस को समर्थन दिया और यहां पर भी दिया। 2 हमारे एमएलए थे, उन्होंने भी, हमारे बहन जी ने मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस को समर्थन हमने दे दिया और उसकी बदौलत राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब वहां का मुख्यमंत्री क्या करता है कि हमने डिमांड करी कि 2 अप्रैल 2018 में जो बच्चों के ऊपर SC/ST एक्ट जो खत्म किया गया, उसको लेकर पूरे देश में क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई। उस नीली क्रांति के दिन जिन बच्चों के ऊपर मुकदमे रख दिए गए, उन मुकदमों को आप खत्म करो। ये बात यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उनसे भी बोला गया और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी भी थे, उनसे भी बोला गया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, हमारी बात को नहीं माना और हमारे 6 विधायकों को खरीद लिया, उनको तोड़ने का काम किया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टी हमारी नहीं है। एक नाग नाथ है तो दूसरा हमारे लिए साफ नाथ है। और इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग न किसी के पीटी में और न किसी की सीटी में, हमारी सोच अलग है। अगर दलित भाइयों के लिए कोई काम करना पड़ेगा, हम खुलकर करेंगे। उनकी आवाज बंद करके संसद से लेकर तलक तक लड़ने का काम बीएसपी करने का काम करेंगे। और इसलिए आप सभी लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है और पूरी ताकत के साथ में 2023 में बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है, मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? आवाज नहीं आई। अरे बहन जी हाथ की तो पूरा देश हिल जाता है। बोलिए, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। मेरी तमाम मेरी माताएं बहनें, मेरे छोटे छोटे बच्चों को आज पूरे देश के अंदर ये मालूम है कि उनका मान सम्मान है तो बीएसपी का हाथी है। यही हमारी ताकत है, यही हमारा मान सम्मान है और यही बीएसपी का हाथी निशान, यही हमारा अभिमान है। तो हर घर में हाथी निशान होना चाहिए और हर घर में लिख लीजिए कि 2023 के सत्ता के संग्राम को जीत करके नीला झंडा हाथी निशान भोपाल की विधानसभा में लगाने का काम करेंगे और बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों को मिटाने का काम करेंगे। और ऐसी मुझे पूरी आशा और विश्वास भी है कि मेरी तमाम मेरी माताएं बहनें सभी लोग मिलकर के, मेरे नौजवान साथी लोग मिलकर के दोबारा पूरी ताकत के साथ में 2023 में बीएसपी की सरकार बनाने के लिए रणभूमि में कूद पड़ेंगे आज से। और इसी दिन बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि महापुरुषों के सम्मान में पूरी ताकत के साथ में आप सभी लोग मेरे साथ में नारा लगाने का काम करेंगे। बाबा साहेब, देखिए बाबा साहब के नाम पर अगर आवाज ना आई तो बात बहुत खराब है। अरे बाबा साहब हमारी शक्ति है कि नहीं है कि नहीं है? तो इतनी आवाज आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का सिंहासन हिल जाए। अरे बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय भीम, जय भीम, मगर कंसराम साहेब, मगर कंसराम साहेब, बीएसपी की क्या पहचान? बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद।